MCQs नंबर हमारे पास 14 है। एवरी एनालिटिक फंक्शन विद ज़ीरो डेरिवेटिव इज़। आप खुद देखें, कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो हमारे पास ज़ीरो का भी ठीक है कि वो ज़ीरो जो है वो एनालिटिक फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम कांस्टेंट फंक्शन जो एनालिटिक भी होता है और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास ज़ीरो होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। तो रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई प्लस अयोटा एक्स, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है ये तीनों के तीनों हमारे पास जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो डी है कि इनमें से कोई भी फंक्शन हमारे पास एनालिटिक नहीं है। अगर आप ना यहाँ पे अगर आपका सवाल पैदा हो रहा है कि ये कैसे एनालिटिक नहीं है, तो आप इनको सीआर इक्वेशन के तहत भी आप मालूम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये जो फंक्शन दिए हुए हैं क्या ये एनालिटिक हैं या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 16। फॉर एन एनालिटिक फंक्शन 3x माइनस वाई प्लस 5 प्लस अयोटा इंटू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 3 दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब ना उसने खुद कह दिया है ये जो फंक्शन हम दे रहे हैं ये एनालिटिक है। अगर ये एनालिटिक है तो ये CR इक्वेशन को तो होल्ड करेगा। तो अगर मैं इसका मालूम करूं, ये जो 3x माइनस 5 माइनस वाई प्लस 5 इसका x के अलांग डेरिवेटिव लिया तो 3 आया। उस v फंक्शन का y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया b आया। u फंक्शन का y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया -1 आया। v का x के अलांग हमने डेरिवेटिव लिया तो a आया। अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन जो u ऑफ y होता है वो माइनस वी ऑफ x के बराबर होता है, और इस तरह से a की जो कीमत होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1, और जो b की कीमत है वो अगर हम देखें b हमारे पास होता है u ऑफ x y, u ऑफ x बराबर होता है v ऑफ y के, तो b की कीमत आ जाएगी 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास a है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 17। फॉर एन एनालिटिक फंक्शन ओ f ऑफ z इज इक्वल टू c प्लस अयोटा इंटू v ऑफ एक्स वाई वेयर c इज़ आ रियल कांस्टेंट, देन व्हाट वुड बी द f। तो हमारे पास f कौन सा फंक्शन होगा, ज़ीरो फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन या नन ऑफ दीज। अगर ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा तो ही हमारे पास ये एनालिटिक फंक्शन होगा। नॉन डिफरेंशियल को तो हम एनालिटिक कभी कह ही नहीं सकते, और ज़ीरो कांस्टेंट फंक्शन जो है वो ज़ीरो जो है वो कांस्टेंट फंक्शन में ही आ जाता है। तो जो बेस्ट आंसर है हमारे पास बी है। ये हमारे पहले 2 लेक्चर से रिलेटेड जो MCQs थे वो हमने आज डिस्कस किए हैं, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा है, तो f ऑफ z हमारे पास e रेज पावर z के बराबर है। यहाँ आपको पता है z जो होता है वो x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होता है। अगर e की पावर z ले लें तो ये भी हमारे पास क्या बन जाए, x प्लस अयोटा y। अलग किया तो e की पावर x, और अगर e की पावर में अयोटा शामिल हो तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो e की पावर x अलग हो गया, ये बन जाएगा cos y, और अयोटा साइन के साथ आ जाएगा साइन y बन जाएगा। ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन गई। ये हमने पढ़ लिया कि जो e रेज पावर z होगा वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम मॉड कैसे मालूम करेंगे। e रेज पावर z का मॉड का मतलब है e की पावर x cos y प्लस अयोटा साइन y का मॉड। e की पावर x अलग कर लिया, cos y प्लस अयोटा साइन y का इन दोनों का स्केयर लें, cos स्केयर प्लस साइन स्केयर आ जाएगा, क्योंकि अयोटा के लेवल हमने लेना होता है, तो वो 1 की पावर 1/2 आ जाएगी।
तो इससे यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब वैसे ये देख लें, जब ये हमारे पास आ गया ई की पावर एक्स का मॉड, तो वो तो कभी भी हमारे पास, आप ई की पावर जितनी भी ले लें, चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें, कम से कम जो इसका आंसर होता है वो 1 होता है। तो जो ज़ीरो से बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम माइनस ले लें तो वो बटे 1 से नीचे डिवाइड हो जाता है, वो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मॉड होगा, मॉडुलस होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। और आप दुनिया जहान की कोई वैल्यू पुट करके आप ई की पावर जेड में देख लें, वो उसका जवाब हमारे पास कभी भी 0 नहीं होगा। तो देयर इज़ नो ज़ीरो ऑफ। अच्छा, यहाँ पर ना एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे ये बताइएगा जब लेक्चर ख़त्म हो जाए, कि रूट में और ज़ीरोज़ में क्या फ़र्क है। अब देयर इज़ नो ज़ीरोज़ ऑफ ई रेज़ पावर जेड, के रूट क्या होता है और ज़ीरोज़ क्या होते हैं। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अब कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है जो जेड की जगह पुट करें और जवाब जो है वो 0 है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन के लिए अब हम इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले मॉडुलस चेक किया, अब इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम इंटायर फंक्शन चेक करेंगे कि अब देखें कि ई रेज़ पावर जेड का जो डेरिवेटिव होता है वो ई रेज़ पावर जेड ही होगा, और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, और ये ई रेज़ पावर जेड जो है ये हमारे पास इंटायर फंक्शन होता है। ई रेज़ पावर जेड प्लस 1 इनको अलग अलग हम कर सकते हैं। इफ़ ई रेज़ पावर जेड इज इक्वल टू, अगर 1 आता है, उसकी एक ही कंडीशन हो सकती है, अगर हम जेड की जगह पुट कर दें ई 2k पाई आयोटा, और ये जो k है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होना चाहिए। अगर हम k को ले लेते हैं 1, तो ई रेज़ पावर 2 पाई आयोटा बन जाएगा। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो कास 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। कास 2 पाई हमारे पास जो है वो 1 होता है, और साइन 2 पाई जो है वो 0 होता है, क्योंकि कास वैल्यू लेता है हमारे पास एक्स एक्सेस से, और साइन वैल्यू लेता है वो वाई एक्सेस से लेता है। तो ये 0 हो जाएगा, और इन ई की पावर 2 पाई आयोटा वो 1 के बराबर होता है। तो ई की पावर z1 इज इक्वल टू ई की पावर z2 उसी वक्त हो सकता है कि जब z1 माइनस z2 कोई बराबर हो 2k पाई आयोटा के। तो यहाँ से ना एक बात और हमें मिल रही है कि अगर ई की पावर 2 पाई आयोटा के ऊपर जवाब 1 आ रहा है, तो ये फिर 2 पाई आयोटा इसका प्रिमिटिविटी पीरियड है, या उसका पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पीरियड मालूम करते हैं हम कि ई की पावर जेड का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड क्या होता है। पता है, पीरियड वो वाली वैल्यू होती हैं, अगर उसमें उसके एंगल में हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, उसकी वैल्यूज़ पे, उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करते हैं, ई रेज़ पावर जेड का पीरियड मालूम करते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा। तो अगर हम इस एफ फंक्शन को पीरियाडिक फंक्शन तब कहेंगे जब उस जेड में हम लेमडा पुट करें, ऐड करें, और उस फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े। फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर लेमडा जेड प्लस इज इक्वल टू होना चाहिए ई की पावर जेड। ई की पावर जेड इधर आकर वो अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर लेमडा जो है वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। कंसीडर हमारे पास जो ये लेमडा है ये अल्फ़ा प्लस अयोटा बी की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर है, और ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अल्फ़ा एक रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में ही होता है। तो ई की पावर अल्फ़ा प्लस अयोटा बी, और अल्फ़ा अलग कर लेंगे, अयोटा बी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिख देंगे, कास बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा। यहाँ पे ई की पावर अल्फ़ा को कास बीटा के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर अयोटा अल्फ़ा को अयोटा साइन बीटा के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि सर इनको हम अलग अलग कैसे इनको दे सकते हैं। देखें, ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जब रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो ई अल्फ़ा कास बीटा होगा 1 के बराबर, और ई अल्फ़ा अयोटा साइन बीटा, या अयोटा को एक साइड पे कर दें
तो ई की पावर अल्फ़ा साइन बीटा जो है वो हमारे पास, क्योंकि जब हम इक्वेट कर रहे होते हैं तब हम आयोटा नहीं लिखते, तो ई की पावर अल्फ़ा साइन बीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो के। अब ई की पावर अल्फ़ा तो कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले प्रूफ करके आ चुके हैं कि आप जितना भी ले लें हमेशा उसका जवाब ज़ीरो से बड़ा आएगा। तो अगर ई की पावर अल्फ़ा ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फिर साइन बीटा ही ज़ीरो के बराबर होगा। साइन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। आपको पता है साइन जो है वो नेगेटिव या सॉरी साइन जो है वो ज़ीरो कहाँ कहाँ हमें वैल्यू देता है, उसका जर्नल अगर हम एंगल निकालें कि किस किस के ऊपर वो हमें ज़ीरो दे देगा, वो तो एन पाई, क्योंकि साइन जो है वो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितने भी पाई हम ले लेंगे साइन उस पर हमें आंसर ज़ीरो ही देता है। तो ये उसकी जर्नल फॉर्म बन जाएगी कि एन पाई के ऊपर साइन हमें ज़ीरो देगा। तो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई एन पाई। तो ई रेज पावर अल्फ़ा कास बीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी एन पाई। आपको पता है कि अगर हम पाई लेंगे तो कास पाई हमारे पास -1 के बराबर होता है। 2 पाई पे हमें वो जवाब ज़ीरो दे देगा, सॉरी 1 दे देगा। जब 3 पाई लेंगे तो कास हमें जो है वो -1, इस तरह कभी 1 आएगा कभी -1 आएगा। तो उसने ये ले लिया ई की, अगर हम ई की पावर अल्फ़ा -1 पावर रेज पावर एन इज इक्वल टू 1, अगर एन हम क्या लें 2k लें, k इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये ले लेंगे, तो ई वो हमें जो, क्योंकि जब इवन लेंगे उसकी पावर, या 2 पाई की बात करें 4 पाई की बात करें या हम बात करें 6 पाई की, तो ये -1 यानी इसकी जो पावर n है वो इवन हो जाएगी, -1 हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई रेज पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ई रेज 1 को हम ई रेज पावर 0 लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और लैम्डा हमारे पास जो हमने पुट किया था अल्फ़ा प्लस अयोटा बी, अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर दिया, और बीटा की जगह हमने अयोटा, वैसे कैसे बीटा की वैल्यू आई हुई है एन पाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर हम एन यहाँ ले लें, क्योंकि हमने जो एन लिया हुआ है वो 2k लिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 2k पाई अयोटा। ये है उसका जर्नल पीरियड। लेकिन परमिटिविटी पीरियड या फंडामेंटल जो पीरियड है, अगर हम के को पुट कर दे 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अयोटा। तो ई रेस पावर एजेड का जो फंडामेंटल पीरियड है वो हमारे पास 2 पाई अयोटा है। सिर्फ हमने इस वाले जो बहस जितनी भी हमने की इसमें सिर्फ एक लाइन याद करने वाली है कि ई रेस पावर जेड का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई अयोटा है। और ई की पावर जेड का कंजुगेट लें या होल का कंजुगेट लें और पावर फिर लें तो भी उनका आंसर एक दूसरे के बराबर ही होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब वही कि वही सारा कुछ जिस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने मालूम किया, एनालिटिक मालूम किया है, पीरियड मालूम किया है और मॉडुलस मालूम किया, एंटायर फंक्शन मालूम किया है, इसी तरह से अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी मालूम करेंगे। साइन z इज इक्वल टू जो है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ई अयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस अयोटा जेड ओवर 2 अयोटा। तो ई की पावर जो अयोटा जेड होता है वो हमारे पास आता है काज जेड प्लस अयोटा साइन जेड, और माइनस वाला काज जेड, क्योंकि काज माइनस को जो है वो हज़म कर जाता है, इसका हाजमा जो है वो बहुत अच्छा होता है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हाजमा बाकियों का क्यों अच्छा नहीं होता, आपको इसका कैसे पता चला। खैर ये बात की कैलकुलस की बहस है। उम्मीद है कि क्योंकि हम मैथ के लोग हैं हमसे ये सवाल अक्सर पूछते रहते हैं लोग, तो कि इसका काज का और सीकेंड का जो हाजमा है वो क्यों ठीक होता है। मज़ीद ना हो तो मैं फिर कैलकुलस में इसका हाजमा जो ठीक होता है वो बता दूंगा। तो जो काज है, काज जेड होगा वो हमारे पास ई की पावर अयोटा जेड प्लस, अगर ना वो हाइपरबोलिक लगा देते हैं तो ये अयोटा इनकी पावर में नहीं आता। अगर एक काज साइन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे और हम बात कर रहे होंगे कम्प्लेक्स नंबर की, तो फिर उनके साथ हमारे पास अयोटा आ जाता है। तो आपको पता है हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो ये एनालिटिक हो गया। अब हम साइन हाइपरबोलिक या सॉरी साइन का और काज के ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो ये देख लें काज के जो ज़ीरोज़ हैं वो हमारे पास
साइन के जो ज़ीरोज़ हैं वो हमारे पास होंगे एन पाई की फॉर्म में, और कास ज़ीरो आपको पता है साइन ज़ीरो होता है वो पाई, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, इसके ऊपर साइन ज़ीरो होता है। और कास ज़ीरो होता है पाई/2 के मल्टीपल, मल्टीपल भी नहीं, वो सिर्फ आड मल्टीपल के, अगर वो काज के यानी उसके हमारे पास पाई/2 के आड मल्टीपल होंगे, क्योंकि काज 90, 370 ये हमें काज ज़ीरो हो जाता है, तो इसके ऊपर ये उसके ज़ीरोज़ कहलाएंगे, उसकी ये जर्नल फॉर्म लिखी हुई है। तो साइन पीरियड ऑफ साइन जेड काज जेड, इनके जो पीरियड्स हमारे पास हैं वो 2 k पाई, अगर हम के ले लें 1 तो फंडामेंटल जो पीरियड होगा वो हमारे पास इसका आ जाएगा 2 पाई। एक्सपोनेंशियल का है हमारे पास 2 पाई आयोटा, और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो जस्ट 2 पाई है। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, हाइपरबोलिक फंक्शन। इन्हीं की मैंने यहाँ डेफिनेशन और ये फॉर्मेशन लिखी है। ये इस हाइपरबोलिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये भी एनालिटिक फंक्शन होते हैं। हमें एग्जांपल इंटरव्यू के तहत एग्जांपल भी सारी याद हो गई है। अक्सर हमें याद नहीं होता कौन से फंक्शन एनालिटिक होते हैं कौन से नहीं होते। एक तो पोलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनालिटिक होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन भी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होते हैं। और इसी तरह से इनका भी पीरियड आपने याद रखना है कि साइन इनके ट्रिग्नो हाइपरबोलिक फंक्शन के जो फंडामेंटल पीरियड हमारे पास है वो भी हमारे पास 2 पाई आयोटा है, सेम का सेम जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे होता है। और साइन आयोटा जेड जो है वो आयोटा बाहर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक जेड के बराबर होता है। काज आयोटा जेड जो है वो काज हाइपरबोलिक जेड के बराबर होता है। साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड वो आयोटा साइन जेड के बराबर होता है, और काज हाइपरबोलिक आयोटा जेड जो है वो काज जेड के बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इस 3 टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हमारे पास हैं उनको डिस्कस करते हैं। ई की पावर जेड का मॉड जो है वो क्या होगा। ई की पावर जेड का जो मॉड है वो हमारे पास ई की पावर एक्स के ही बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो सी है। आप ई की पावर मॉड का हमने डेरिवेटिव उधर लेना सीख लिया है। जब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया वहाँ मैंने मॉडुलस का टॉपिक डिफ़ाइन किया है, तो वहाँ पर आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि इसका ई की पावर एक्स कैसे आता है। या आपको कर दूँ प्रूफ, तो मैं वही वाला उसी पेज पे दोबारा चला जाता हूँ। अब देखिएगा, अगर ई की पावर जेड है, ई की पावर जेड का जो मॉड आता है वो ई की पावर जेड या ई की पावर एक्स ही आता है। ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हमारे पास मॉड आया हुआ है वो हमारे पास ये देखें ये आया हुआ ई की पावर एक्स। तो उम्मीद है मैंने कहा शायद आपको भूला हुआ ना हो, इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पे उसके बाद ई रेज पावर जेड इज इक्वल टू 1 उसी वक्त हो सकता है। यहाँ उसने वो पूछ उसका पीरियड रहा है जब वो आपको पता है ई की पावर जेड यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फंडामेंटल तो नहीं पीरियड जो होता है वो 2 k पाई आयोटा होता है। इसका जो राइट पीरियड है ये 1 कहाँ देता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ 2 k पाई आयोटा पे देता है। अगर यहाँ पूछा जाता कि फंडामेंटल क्या है पीरियड क्या है तो वो जस्ट 2 पाई आयोटा होता। और उसके बाद है MCQ नंबर 3, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ ई रेज पावर जेड इज़। तो ई की पावर जेड का जो फंडामेंटल हमारे पास पीरियड है वो 2 पाई आयोटा होता है, जो कि सी ऑप्शन है। जीरोज ऑफ साइन जेड जो होता है वो तो हमारे पास पाई की फॉर्म में होता है एन पाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ही है। साइन जेड के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो एन पाई यानी इन वैल्यूज़ पे ही ये ज़ीरो देता है। साइन जेड के मॉड का स्केयर किसके बराबर होता है, तो पहले साइन जेड को लिखा, या साइन जेड आया, साइन जेड का फार्मूला ऑपरेट कर दिया, साइन एक्स काज हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा। ये आपने जो पीछे प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है उसी के तहत मैंने यहाँ यूज़ किया है। आना चाहिए था यहाँ पर काज आयोटा वाई आना चाहिए था, लेकिन आयोटा वाई जो है वो काज हाइपरबोलिक वाई के बराबर है।
प्लस आयोटा काज वाई प्लस साइन वाई। अब इनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और अब यहाँ पर जो है इनका मॉड लिया गया है। एक्स साइन स्केयर एक्स काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स प्लस काज स्केयर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई। दोनों से अगर हम इनको कन्वर्ट करें, साइन स्केयर एक्स जो है काज हाइपरबोलिक को चेंज कर दिया, इधर से जो है वो काज स्केयर को चेंज किया। अब दूसरों को भी चेंज कर सकते, लेकिन इनको चेंज करने से ही हमारा आंसर इसमें जो गिवन है उसमें से आ रहा है। तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है साइन स्केयर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई आता है। तो राइट आंसर जो है वो बी है। इस तरह से ये